हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि जुआरी रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था टोंगा कंट्री को लेकर के, तो टोंगा कंट्री को अगर हम मैप में व्यू करें, टोंगा कंट्री एक स्मॉल आइलैंड नेशन के रूप में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर साउथ पैसिफिक ओशन में एग्जिस्ट करता है। ये जो टोंगा कंट्री है वो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज का एक पार्ट है। अब ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज क्या है, तो जो पैसिफिक ओशन है इसके ट्रॉपिकल जोन में 14 स्मॉल आइलैंड कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, जिनको पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, और उसी का एक पार्ट है टोंगा कंट्री। यहाँ पर कुछ टाइम पहले टोंगा कंट्री में वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से न्यूज़ में बना हुआ था। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर आईपीएल 2023 के लिए ऑक्शन जो है वो देखने को मिला, जिसमें सैम करन और मिस्टर ग्रीन जो है उनको सबसे हाईएस्ट प्राइज यहाँ पर मिला है ऑक्शन में। और इंडियन प्लेयर की अगर हम बात करें तो मयंक अग्रवाल को 8.25 करोड़ में एज ए ओपनर यहाँ पर ऑक्शन उनका किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसीजन लिया है कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए 81 करोड़ पीपल जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर प्रेजेंट टाइम में बेनिफिट दिया जा रहा है, उनको फ्री फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, तो 2013 से इसको स्टार्ट किया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे पुअर पीपल है हमारे इंडिया में, उनको फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। अगर हम कवरेज की बात करें तो हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है उसका लगभग 75% और अर्बन पॉपुलेशन का 50% जो है, उन सभी को कवर किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 67%, अबाउट 67% जो है वो कवर होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। अब डिसीजन लिया गया है कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए इन पर्सन से जो भी मिनिमम चार्जेस लिए जाते थे, जैसे कि कोर सीरियल्स के लिए 1 रुपीज़ पर किलोग्राम पे करना होता था, वीट के लिए 2 रुपीज़ पर किलोग्राम एंड राइस के लिए 3 रुपीज़ पर किलोग्राम जो पे करना होता था, वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके डिसीजन के बारे में ये बोला गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक जो देखने को मिला उस टाइम में भी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसके अंडर 5 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड कराया गया था। और अभी जो है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर फिर से जो है वो फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि जो पुअर पीपल है उनको देखो कोविड का जो पोस्ट इफेक्ट है वो अभी तक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है वो दोबारा से स्टार्ट नहीं हो पाई है, फैमिली कंडीशन काफ़ी जो डिटेरिएटेड स्टेज में चली गई है। तो इन सभी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट का जो ये स्टेप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों के लिए रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो भारत बायोटेक जो है उन्होंने अपनी नेजल कोविड वैक्सीन जो है उसको एज लॉन्च कर दिया है। देखो नवंबर 2022 में इसको एज ए रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करने के लिए अलाउ किया गया था, और अभी सभी के लिए, मतलब आप नॉर्मल डोज के लिए भी इसको ले सकते हो और बूस्टर डोज के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये जो वैक्सीन है भारत बायोटेक इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन ब्रांडेज एज इनोवैक इसका जो नेम है इज नाउ अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर यूज। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोविड के दोबारा से केसेस जो देखने को मिल रहे हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि दोबारा से जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को अलाउ कर सकें और जो भी इशू है उसको रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो सर्वाइकल कैंसर जो देखने को मिलता है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जा सके, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है।
देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रेजेंट टाइम में एक अनाउंसमेंट किया है कि 9 टू 14 ईयर की जो स्कूल गोइंग जो गर्ल्स है उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा, ताकि जो सर्वाइकल कैंसर के जो इशू हैं वो काफ़ी कम देखने को मिले। ओके। अब ये जो डिसीजन है वो कब आया, जब लेंसेट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई लास्ट मंथ, इसी महीने, और उसमें बताया गया कि अगर हम एशिया में सर्वाइकल कैंसर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, फॉलोड बाई चाइना। सेकंड नंबर पर आता है चाइना। तो पूरे वर्ल्ड में, एशिया में जितने भी केसेज हैं सर्वाइकल कैंसर के और जितनी भी डेथ है, उसमें 21% तो केसेज में और 23% जो डेथ में है वो पार्टिसिपेट करता है इंडिया। उसके बाद में आता है चाइना, जहाँ पर 18% तो केसेज हैं सर्वाइकल कैंसर के पूरे ऑल एशिया कॉन्टिनेंट में अगर हम कंपैरिजन करें तो, और 17% जो है वो यहाँ पर डेथ देखने को मिलती है। देखो, जो सर्वाइकल कैंसर है वो एक प्रिवेंटेबल है, मतलब आप इसको ट्रीट कर सकते हो, इसको आप रोक सकते हो। कैसे? क्योंकि सभी को पता है कि ये जो कैंसर है वो ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस, ये जो वायरस है इसकी थ्रू ये इन्फेक्शन होता है। तो अगर वैक्सीनेशन के थ्रू इस इन्फेक्शन को, HPV, इसके स्प्रेड को अगर रोका जा सके तो ये जो कैंसर है इसको हम रोक सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 2020 में सर्वाइकल कैंसर से पूरे वर्ल्ड में जो 6 लाख वीमेन जो है वो डायग्नोज हुई हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस इस चीज़ को लेकर के रिलीज़ की। वो कंट्रीज जिनको इस तरीके की पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। According to the International Agency for Research on Cancer, WHO has specified that countries must reach and maintain an incidence rate of fewer than 4 new cases of cervical cancer per 1 lakh women a year। मतलब एक साल में 1 लाख वीमेन में 4 से ज़्यादा केस ना देखे जाए, इस तरीके की गाइडलाइन जो है वो दी गई है। तो इसी गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 टू 15 एज की जो गर्ल है उनको वैक्सीनेशन देंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें यही करना होगा कि 15 एज तक की जो गर्ल्स हैं उनको 90% तक उनको जो है वैक्सीन दिया जाए, तभी जाकर के ये जो सर्वाइकल कैंसर के केसेज जो है वो रिड्यूस हो पाएंगे। अब तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है कि HPV वैक्सीन जो है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। इंडिया के इम्यूनाइजेशन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के टाइम में इसने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया था। साथ ही साथ में इसी प्रोग्राम के अंडर पोलियो, मैटरनल एंड न्यूनेटल टिटनेस जो है उसको को भी हमने क्या किया है, एलिमिनेट किया है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसमें लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, जिसमें 2 करोड़ न्यूबॉर्न एंड 2 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन को एनुअली टारगेट किया जाता है। एंड फ्री वैक्सीन फॉर एटलीस्ट 12 डिजीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन जो है इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2023 के मिड तक इंडिया में इंडिजिनसली, मतलब खुद के लेवल पर डेवलप की गई सेर्वावैक वैक्सीन जो है वो भी अपलोड हो जाएगी या फिर मार्केट में जो है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोसीजर हमने लॉन्च किया है, इसमें हम ईजिली जो है वो टारगेट कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारी गर्ल्स जो है वो स्कूल नहीं जाती हैं, तो हमें फोकस करना होगा। जो भी हमारी मोबाइल टीम है उनके थ्रू भी हमें जो है वो लोकल लेवल पर भी इम्प्लीमेंटेशन इसका होना चाहिए। गर्ल्स जो स्कूल जाती है उनके लिए तो इजीली हो ही जाएगा, लेकिन जो स्कूल नहीं जाती है उनकी भी स्क्रीनिंग हमें करनी है। तो यहाँ पर फोकस किया गया है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ में हमें जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है वो भी कंडक्ट किया जाना चाहिए, ताकि ये जो ट्रीटमेंट जो हमने अलाउ किया है इसमें जो डिजीज के जो अर्ली साइन जो है उनको हम पहले ही डिटेक्ट कर सके और उसको क्या कर सके, फिर रिव्यू करके उनको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फिजी कंट्री को लेकर के है। अभी हमने जो टोंगा कंट्री डिस्कस किया था मैप में, वहीं पर स्मॉल आइलैंड कंट्री के रूप में फिजी कंट्री जो है वो लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ पर अभी 14 दिसंबर को जनरल इलेक्शन हुई, अलग अलग पार्टीज़ को अलग अलग जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है। तो अभी बताया गया है कि 1970s में ब्रिटिशर्स से जब इंडिपेंडेंस गेन की थी फिजी ने, उसके बाद में यहाँ पर रेगुलर जो है इशू जो है पावर के लिए स्ट्रगल
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल यहाँ की पार्लियामेंट में 55 सीट है, जिसमें से जो प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में है उन्हीं को यहाँ पर 26 सीट मिली है। जो अदर अदर पार्टीज़ है उनको अलग अलग सीट मिली है, लेकिन उन पार्टीज़ में अलायंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी पावर का यूज़ करके मिलिट्री का यूज़ करना यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि बैनी मारामा जो हैं उनको जो भी रिजल्ट देखने को मिला है, जो भी यहाँ पर कोएलिशन देखने को मिला है, उन सभी को सपोर्ट किया जाना चाहिए और जो रिजल्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो पहले तो यहाँ पर कुछ डाटा रख रखे हैं कि इंडिया जो है वो मल्टीपल हेल्थ फाइनेंसिंग जो इंडिकेटर है उनमें काफ़ी पुअरली रैंक करता है। ओके, इंडिया के अगर हम बात करें कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडिया का कितना है, तो इंडिया अपने जीडीपी का 1.28% जो है वो खर्च करता है। ओके, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो शेयर ऑफ जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेडिकेटेड टू हेल्थ 4.8%। ओके, रिमेन अकिन टू द पुअरेस्ट कंट्रीज। ये सारे जो डाटा है वो हमें रखते हैं कि पुअर कंट्रीज के बराबर हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है उनका बोलना है कि देखो हमारे इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छे से डेवलप तो है, लेकिन उसमें जो खर्चा किया जाता है, मतलब आज आप प्रेजेंट टाइम में देखो आप में डिजीज़ देखने को मिली है, तो अगर आपके पास में मनी है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाना ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि वहाँ पर जो डायग्नोसिस सेंटर है वो भी अवेलेबल है, प्लस में जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है वो भी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है एक प्रॉपर वे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो राइटर है उनका ये बोलना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने लेवल पर जो हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसको क्या करे, अच्छे से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे। मतलब हमारी जो मेन प्रायोरिटी एरियाज रहते हैं उसमें हेल्थ को भी क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि फोकस किया जाता है और उसको एक अर्निंग सेंटर के रूप में या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर फोकस किया जाता है। राइटर का यहाँ पर बोलना है कि जो हमारी मेडिकल जो स्टडीज़ होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। स्पेसिफिक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से प्राइवेट कॉलेज से जो मेडिकल स्टडीज़ करते हैं और फिर वहाँ पर जो प्राइवेट मेडिकल जो सेंटर है या फिर हॉस्पिटल ओपन किया जाता है, तो उसमें एक अर्निंग के रूप में, क्योंकि आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो उसको आप क्या करना चाहोगे, दोबारा से गेन करना चाहोगे। तो जो हमारी मेडिकल स्टडीज है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए ताकि वो एक इजी लेवल पर जो है वो अफोर्डेबल लेवल पर जो स्टडीज़ है वो हो पाए, ताकि स्टूडेंट्स इसको गेन कर पाएँ और इसके रिजल्ट में जो एक हाई लेवल का एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है, हाई लेवल का जो फीस देखने को मिलती है वो ना देखने को मिले। राइटर ने यहाँ पर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट की भी बात की है, जैसे कि अराविंद आई क्लिनिक एंड नारायणा हृदयालय जो है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूसिंग इनोवेशन है प्राइवेट सेक्टर की। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर में और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे हर लेवल पर जो है वो काम नहीं कर रहा है प्राइवेट सेक्टर। तो हमें कोशिश ये करना होगा कि हमारी स्टडी जो है वो एक अफोर्डेबल लेवल पर हो, तभी जा करके जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपने आप को अर्निंग सेंटर के रूप में ना चेंज करके जो हेल्थ है उसको मेन प्रायोरिटी में रख करके काम करेंगे। और गवर्नमेंट की जो हमारी पॉलिसीज है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि ईजिली सब कुछ अवेलेबल हो, तभी जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंपैरिजन के साथ में अपने जो प्राइसेस हैं उनको रिड्यूस करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है उनको हम अच्छे से प्रमोट करें, वहाँ पर इजीली और अफोर्डेबल प्राइस पर हमारा जो है वो जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन सभी को रेगुलेट करने का प्रोसीजर हो, तभी प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी जो भी प्रोसीजर है उसको रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर पार्लियामेंट का जो सेशन था वो 29 दिसंबर तक था। 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, 29 दिसंबर तक ये था, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया गया है और उससे पहले ही इसको ख़त्म कर दिया गया है पार्लियामेंट के विंटर सेशन को। तो यहाँ पर जो लोकसभा के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पर बात रखी है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सभी के साथ में हमने डिस्कस किया, मतलब जो फ्लोर लीडर्स हैं उनके साथ में हमने डिस्कशन किया और इसको कट कर दिया गया और यहाँ पर एडजर्नमेंट साइन डाई जो है
मतलब इनडेफिनेटली टाइम के लिए आपने क्या कर दिया, उसको जो सेशन है उसको एक तरीके से रोक दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो विंटर सेशन था उसमें कुछ डिस्कशन की बात की गई है कि बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया। देखो इस तरीके के जो इश्यूज हैं, एक तो पार्लियामेंट की जो सिटिंग है वो सिटिंग टाइम रिड्यूस होता जा रहा है, और जो सिटिंग टाइम है उसमें भी जो एक कंक्लूजन जो आना चाहिए वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए। ये जो आर्टिकल है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो भी हमारे हेड होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में, उनको पार्लियामेंट में जो भी एमपी एंड एमएलए को लेकर के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनकी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की हमें ज़रूरत है। मतलब एमपी और एमएलए जो एक तरीके से हर्डल क्रिएट करते हैं पार्लियामेंट के प्रोसीजर में, उसको हम अच्छे से जो भी गाइडलाइंस है उनको लेकर के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, और जो चेयरपर्सन है वो एमपी को सस्पेंड कर दे अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को या फिर हाउस के जो बिजनेस जो होता है, जो मेन क्राइटेरिया होता है जिसके लिए काम किया जाता है, पार्लियामेंट का जो सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें अगर कोई रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है तो उन एमपीज़ को एक तरीके से सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट जो है उनको अपोजिशन को अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक फेयर तरीके से फ्री मैनर में इंट्रोड्यूस करने की पावर दी जानी चाहिए, तभी जा कर के जो हमारी डेमोक्रेसी है वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाएगी। साथ ही साथ में एक प्रोडक्टिविटी मीटर जो है वो भी हमें एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि डेली बेसिस पर जो भी सिटिंग हुई उस सिटिंग में कितने प्रोडक्टिव आवर जो है वो देखने को मिले, और कितने आवर में जो है वो डिसप्शन और एडजमेंट की वजह से जो है वो टाइम वेस्टेज हुआ। तो ये डे टू डे बेसिस पर जो प्रोडक्टिविटी मीटर हम लेकर के आएंगे उसी की वजह से यहाँ पर जो हमारे पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर जो असेंबलीज होती हैं वहाँ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और आप सभी को पता है कि हमारे इलेक्टेड मेंबर मतलब हमारी जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट यहाँ पर जो मेंबर्स करते हैं वो एक रिजल्ट के रूप में यहाँ पर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो कैग जो है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रखे हैं। कैग ने बोला है कि डीआरडीओ जो है जो भी प्रोजेक्ट वो है उनको कंप्लीट करने में लंबा टाइम ले रहे हैं और कुछ की पैरामीटर्स को वो भी अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो कैग जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के अंडर जो है वो इसको रेगुलेट किया जाता है। और कैग की अगर हम बात करें तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है और पब्लिक पर्स का चीफ गार्जियन होता है। डीआरडीओ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, और मेन क्राइटेरिया मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि अच्छे से अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी के रूप में इंडिया को एम्पावर किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो वेस्ट बंगाल का जो जयनगर है वहाँ पर एक डिश बनाई जाती थी जिसको जीआई टैग मिला हुआ था। अभी 2022 में इसका जीआई टैग जो है वो खत्म होने वाला था, तो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए इनको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो भी डिश है इसको जिसको मोआ के नाम से जानते हैं, इसमें मोआ इज मेड ऑफ अरोमेटिक खोई दैट इज मिक्सड विद जैगरी, शुगर, कैजू नट्स एंड रेजिन्स। ये विंटर सेशन जब स्टार्ट होता है तब से इसको बनाया जाता है, मतलब नवंबर से इसको फरवरी के टाइम में इसको बनाया जाता है। तो ये जो भी मोआ है इसके बारे में आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, और जीआई टैग मिला है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।